Hello everyone. So today we are back with another video, and today we are going to discuss some other accounting terms, and our first accounting term is entity. Entity का मतलब होता है नॉर्मल बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स जो कि आप नॉर्मली अपने घर के आसपास देख सकते हैं। कुछ कंपनीज एस्टेब्लिश हो रखी हैं, फैक्ट्रीज हैं जिनका मेन पर्पस है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना और उनको बेचकर पैसा कमाना। सो एंटिटी की होती हैं जो डिफरेंट बिजनेस फर्म इस इस कंट्री में या और ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करती हैं, उनको बोलते हैं हम एंटिटी। एंड एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मींस द इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट्स मतलब फैक्ट्रीज होगी, कंपनीज होगी या फर्म्स होगी विच इज़ formed फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम, जो किस लिए एस्टेब्लिश करी गई हैं ताकि वो पैसा कमा सके अपने गुड्स या सर्विसेज को बेच के। जैसे कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो होगी, मारुति सुजुकी होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज होगी, रतन टाटा इंडस्ट्रीज होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? एंटिटीज। एंड द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो भी एनिमल्स होते हैं किसी कंपनी पे या फर्म पे विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और या किसी तरीके से उनकी हेल्प ली जाती है, जैसे कि कैटल्स होगी, हॉर्सेस होगी। सो ये सब क्या है? ये सब किस में आते हैं? लाइव स्टॉक में। लाइव स्टॉक क्या कि क्या क्या है? हमारा लाइव स्टॉक होता है एसेट। इसे किस किस तरफ शो किया जाता है? इसे बैलेंस शीट में एसेट की साइड में शो किया जाता है। एंड द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम अपना पैसा लगाते हैं या डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन शेयर्स, जैसे शेयर्स में लगा दिया या किसी भी कंपनी के हमने डिबेंचर्स में लगा दिया विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग रिटर्न, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा लगाना किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में। शेयर्स कैसे भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हिंदी में नॉर्मल जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? दिवालिया। मतलब जब कोई बंदा या कंपनी अब इस पोजीशन में नहीं होती कि वो अपना कर्ज पे कर सके, तब हम उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स, इट्स इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। एंड नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज सोलवेंट। सोलवेंट किसे बोलते हैं? जब कोई पर्सन हो गया या कंपनी होगी वो इस पोजीशन में है कि वो अपने डेट्स को आसानी से पे कर सकते हैं, उनके पास इतना सफिशिएंट कैश है या कुछ भी उनके पास संपत्ति है जिससे वो अपने कर्ज पे कर सकते हैं, तो उस पोजीशन में उस बंदे को या कंपनी को हम क्या बोल लेंगे? सोलवेंट। Our next accounting term is stores. Stores is used to denote that material held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale. मतलब कि वो मटेरियल जो कि एक बिजनेस में कंज्यूम हो जाता है गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन में, और जो हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते बिजनेस में। जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गए। लुब्रिकेंट्स मतलब ग्रीस हो गया जो कि हम मशीनरी वगैरह में यूज़ करते हैं, पर उसका पर्पस हमारा रीसेल तो नहीं होता। स्पेयर पार्ट्स हो गए, अब मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स हो गए जैसे नट्स हो गए, बोल्ट्स हो गए। सो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो सब कैटेगरी में आते हैं हमारी स्टोर्स की। पैकिंग मटेरियल हो गया, सो ये भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं? स्टोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अकाउंटिंग टर्म इज रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है कोई भी इनकम जो कि रेगुलर नेचर की हो फ्रॉम इट्स कोर ऑपरेशन। मतलब कोई भी इनकम हो जो कि किस नेचर की हो? रेगुलर की। रेगुलर की मतलब डेली डेली बेसिस। एंड किससे? कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोर ऑपरेटिंग जो कि उसकी मूल एक्टिविटी होती है। और रिवेन्यू किस किस सोर्सेज से अर्न किया जा सकता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, रिसिप्ट ऑफ रेंट, रिसिप्ट ऑफ कमीशन, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो इन सोर्सेज से रिवेन्यू अर्न किया जा सकता है। अब हर कंपनी के केस में रिवेन्यू डिफर करता है। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्टील मैन्युफैक्चर कर रही है, सो इस केस में क्या होगा? जो वो स्टील बेचकर पैसा कमाएगी वो उस कंपनी का रिवेन्यू होगा। और अगर कोई बैंक है, बैंक का काम क्या है मेन? वो बैंक का काम है कि वो लोन देता है या वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। जो लोन देकर जो उस पर इंटरेस्ट कमाएगा वो बैंक का क्या होगा? रिवेन्यू। और कोई रियल एस्टेट कंपनी है जो कि घर वगैरह रेंट पे देती है, सो उसका रिवेन्यू क्या होगा? उसका रिवेन्यू होगा जो उसने रेंट अर्न किया है घर वगैरह रेंट पे देके, तो वो उस कंपनी का रिवेन्यू होगा।
अब जैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जैसे हमने स्टील कंपनी का एग्जांपल लिया, अब स्टील कंपनी क्या कर रही है, वो किसी किसी को बीच बीच में इन बिटवीन लोन भी दे देती है। सो वो जो लोन से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हम स्टील कंपनी का रिवेन्यू नहीं कंसिडर करेंगे, हम उसे उसकी इनकम कंसिडर करेंगे, क्योंकि रिवेन्यू में वो ही एक्टिविटीज आती हैं जो कि एक तो इसकी रेगुलर नेचर की और वो इसकी कोर एक्टिविटी से हो। अब जो कि ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका मेन काम क्या है, स्टील मैन्युफैक्चर करना, ना कि लोन देना। सो जो ये लोन से अर्निंग करेगी वो इसकी इनकम में कंसीडर करेंगे, हम इसके रेवेन्यू नहीं कंसीडर करेंगे। एंड द सेम केस इज विद बैंक। अगर बैंक मान ले कोई प्रोडक्ट भी बेच रहा है अपना, जैसे कि बैंक कोई गुड्स या सर्विसेज भी बेच रहे हैं, सो बैंक का मेन काम तो है नहीं। सो बैंक का मेन काम क्या है, लोन देना या लोन रिसीव करना। सो जो लोन से ही उसकी अर्निंग होगी वो ही उसका रिवेन्यू में कंसीडर करा जाएगा। रिवेन्यू इज रिलेटेड विद डे टू डे अफेयर्स, मतलब डे टू डे अफेयर से रिलेटेड होता है, एंड शुड ऑल्सो बी रेगुलर इन नेचर। सो रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, जो कि रेगुलर नेचर को, और वो उसकी किस एक्टिविटी से रिलेटेड हो, कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। जैसे कि स्टील का कंपनी का काम क्या है, स्टील बनाकर बेचना, ना कि लोन देना। सो लोन से जो उसने इंटरेस्ट कमाया वो उसका रिवेन्यू नहीं कंसिडर करा जाएगा, उसकी इनकम में कंसिडर किया जाएगा। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज इनकम। इनकम का मतलब क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ मनी अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज, मतलब जो उसने प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी बेचा, जो उसने उससे टोटल अमाउंट अर्न किया, सो वो उस बिजनेस की क्या होती है, इनकम। इट इज़ ऑल्सो डिफर फ्रॉम द टर्म रिवेन्यू, ये रिवेन्यू से भी डिफर होती है, क्योंकि रिवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ हम क्या कंसीडर करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बट इनकम में हमारी क्या आ जाती है, इनकम में हमारी ऑपरेटिंग भी आ जाती है और नॉन ऑपरेटिंग भी आ जाती है। सो मतलब रिवेन्यू का स्कोप कम हुआ, इनकम का स्कोप वाइडर हुआ, क्योंकि रिवेन्यू में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रही हैं हमारी, और इनकम में हमारी ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ रही हैं। जैसे उसमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में अगर वो लोन भी दे रही है, सो वो उसकी किस में कंसीडर करेंगे, हम इनकम की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, या प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन होती है, जब हम टोटल रिवेन्यू में से जो उसने टोटल कमाया और उसमें से टोटल खर्चा जितना भी उसने किया उस रिवेन्यू को कमाने के लिए, उसे माइनस कर देते हैं, सो वो आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट और इनकम का डिफरेंस समझने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें। जैसे मॉडर्न फैशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो $10 में एक शर्ट बेच रही है, और उसने कितनी शर्ट्स बेच दी, उसने 5,000 शर्ट बेच दी। सो उसने टोटल पैसा कितना कमा लिया, 50,000। सो ये 50,000 की ग्रोस फिगर है, सो ये क्या कंसिडर करी जाएगी, उसकी इनकम। और प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट, अब इसने 50,000 कमाने के लिए खर्चा कितना कर दिया, 35,000 का। किस किस टाइप में, रॉ मटेरियल कच्चा माल लेकर आए, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी उन्होंने, उन्होंने कुछ ओवरहेड और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे खर्चा किया। सो जब ये 35,000 हम इस 50,000 में से माइनस कर देंगे, सो बचा हुआ जो 15,000 अमाउंट है वो बिजनेस का प्रॉफिट कंसिडर किया जाता है। सो कुछ अकाउंटिंग बुक्स होगी या कुछ अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स इनकम और प्रॉफिट में को सेम कंसीडर करते हैं, बट इसमें ये डिफरेंस होता है, इनकम का मतलब होता है एग्रीगेट फिगर, और प्रॉफिट का मतलब होता है जब हम उस फिगर में से जो उसे अर्न करने के लिए जो हमने खर्चा किया उसमें से अगर हम ओवरऑल एक्सपेंसेस माइनस कर दें, सो जो बची हुई फिगर होती है वो होती है हमारी प्रॉफिट। अब इनकम और रिवेन्यू के बीच में क्या डिफरेंस था, इनकम में आती है आपकी ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट रिवेन्यू में सिर्फ और सिर्फ आती हैं आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गेन। गेन गेन में क्या कंसीडर करते हैं हम, गेन हमारा कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, कोई एडवांटेज हो सकती है जो कि किसी इवेंट या ट्रांजैक्शन से हुई हो। बट गेन और प्रॉफिट में जो मेन लाइन ऑफ डिफरेंस है, प्रॉफिट हमारा रेगुलर नेचर का होता है और गेन हमारा इरेगुलर नेचर का होता है। मतलब गेन बहुत ही रेयर ओकेजन होते हैं जिसमें होता है, जैसे कि अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट होते हैं वो बिजनेस में 5 से 10 साल तक स्टे करते हैं। सो फिक्स्ड एसेट ये तो नहीं है हम डेली डेली बेच रहे हैं। प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट अब जब हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हम डेली प्रॉफिट कमाएंगे। सो प्रॉफिट क्या है, डेली रूटीन का काम है। बट गेन है, अगर हमने अपना कोई एसेट बेच दिया तो 10 साल बाद पहले बेचा तो अब बेच रहे हैं, सो ये क्या है, बहुत रेयर ओकेजन है, तो हम इसे गेन में कंसिडर करते हैं। और दूसरा एग्जांपल है, जैसे कोई कोर्ट केस था हमारे अगेंस्ट, वो हम जीत गए कोर्ट में, सो ये भी हमारा किस सेंस में हो, ये भी हम इसे गेन में कंसिडर करेंगे, ना कि इसे प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग कितने की थी, 10 लाख की।
हमने उसे बेच कितने में दिया, 12 लाख में। सो बचा हुआ जो 2 लाख है वो हमारा क्या हुआ, गेन। गेन क्यों हुआ, क्योंकि बिल्डिंग बहुत ही रेयर ओकेजन होती है कोई भी कंपनी जो अपनी जो उसकी बिल्डिंग्स होती है उसे बेचेगी। सो इसे हम किस में कंसिडर करते हैं, गेन में। सो मेन डिफरेंस क्या था प्रॉफिट और गेन में, प्रॉफिट क्या रेगुलर नेचर का, गेन क्या है इरेगुलर नेचर का। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज लॉस। बेसिकली लॉस को हम दो सेंस में समझ सकते हैं। फर्स्ट सेंस क्या बोलती है, जब इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड टोटल रेवेन्यू। मतलब जब टोटल खर्चा हुआ जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करने में, और जो टोटल रिवेन्यू कमाया हमने उससे, अगर खर्चा ज़्यादा हो जाए रिवेन्यू से, तो जो वो डिफरेंस आएगा उसे हम लोन की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल रिवेन्यू, अब हमने कोई भी प्रोडक्ट हो गया सर्विस होगी जो हमने बेची, उसे बेचकर हमने कमाए कितने, 2 लाख, और खर्चा कितने का आ गया, 2,40,000। सो जो बचा हुआ 40,000 हुआ तो वो क्या हुआ हमारा, लॉस। और दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है लॉस को, जिस मतलब हमारा कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे फर्म को कोई बेनिफिट नहीं हुआ बल्कि उल्टा ही कोई नुकसान हुआ है, जैसे आग लग गई गोदाम में। सो वो क्या कंसिडर करेंगे हम उसे, लॉस। अब हमारे गुड्स पड़े थे गोडाउन में, किसी ने आके चोरी कर लिया उसे, तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, लॉस की कैटेगरी में। कोई एक्सीडेंट हो गया साइट पे, मान ले कोई मशीन टूट गई या कोई मतलब 10-15 एम्प्लॉयज हमारे डगी जिनकी, सो ये क्या है बिजनेस का, ये बिजनेस का लॉस है। इट मे बी नोटेड दैट लॉसेस डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस। लॉसेस और एक्सपेंसेस में भी कुछ डिफरेंस होता है। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि हम खर्च करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, जिन जो हम किस लिए खर्च करते हैं, ताकि हम रिवेन्यू कमा सकें या रिवेन्यू अर्न कर सकें। वेयर एज लॉसेस डू नॉट, मतलब लॉसेस से हमें किसी भी टाइप की अर्निंग नहीं होती। अगर जैसे कोई चोरी होगी तो चोरी होने से हमें कोई टाइप का बेनिफिट थोड़े ना होगा, ऑन द कंट्रेरी। बट इट्स, अगर हम कोई एसेट्स पे अगर हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन हम कब चार्ज करते हैं, अब हम कोई एसेट्स लेकर आए, हम उससे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो जो उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, सो हम उसे एज अ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो जो डेप्रिसिएशन हुई वो किस लिए चार्ज हुई, क्योंकि हमने उससे गुड्स बनाए सर्विसेज बनाए, सो उससे हमारी क्या होगी, अर्निंग होगी। पर अगर हमारा एसेट ही चोरी हो गया तो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। पर डेप्रिसिएशन है वो हमारा एक्सपेंस होगा। सो एक्सपेंस और लॉस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एंड आवर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज परचेज। परचेज, बेसिकली बिजनेस में परचेज सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए परचेज होता है, गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है। गुड्स का मतलब क्या होता है, वो आइटम्स जो कि बिजनेस में परचेज किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अनदर फिनिश्ड गुड्स। मतलब या तो हम उनको डायरेक्टली बेच देंगे या कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करके उनको फिर फर्दर बेचेंगे, और इन आइटम्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को एक्वायर करता है और फिर उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है और उसे फिर सेल करता है। सो इस केस में रॉ मटेरियल के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, परचेजेज। रॉ मटेरियल क्या है, बिजनेस की परचेजेज। और ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होते हैं, जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट उठाया और उसे आगे बेच दिया, जैसे कि लोकल शॉप्स होती हैं वो ये काम करती हैं। सो इसके केस में क्या, जो वो गुड्स परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उनके लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, परचेजेस। इन बोथ द केसेस द पर्पस इज टू मेक प्रॉफिट बाय इट्स रीसेल। मतलब दोनों के केस में क्या मेन मोटिव है, प्रॉफिट कमाना उसे रीसेल करके। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया, एक क्लॉथ डीलर है, वो क्या करता है, क्लॉथ बेचता है। अगर वो क्लॉथ बेचता है, तो अगर वो क्लॉथ परचेज करेगा तो उसके लिए हम क्या होंगे, वो क्लॉथ उसके लिए क्या होगा, गुड्स। गुड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परचेजेस। बट अगर वही क्लॉथ डीलर फर्नीचर परचेज करता है ताकि जो कस्टमर आएंगे वो आसानी से बैठ सके, सो वो फर्नीचर हम उसकी गुड्स की कैटेगरी में नहीं कंसिडर करेंगे, उसे हम उसका एसेट कंसिडर करेंगे। और परचेजेस हमारी दो टाइप्स की होती है, नंबर वन इज कैश परचेज एंड नंबर टू इज क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस वो होती हैं जिसे हम कैश देकर खरीदते हैं, और क्रेडिट परचेजेस जो हम उधार पे खरीदते हैं।
परचेज रिटर्न क्यों? अब हम कुछ कंपनी में सामान खरीद कर लाए, पर बाद में हमें पता लगा कि उसमें कुछ डिफेक्ट है या डिफेक्ट नहीं है, वो हमें कुछ कुछ भी मतलब किसी भी स्पेसिफिकेशन या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की वजह से वो सूट नहीं कर रहा हमें। सो जब हम उस सामान को वापस कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। मतलब हमने कोई सामान परचेज किया और उसे वापस रिटर्न कर दिया। और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड्स। एंड आवर नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? आप गुड्स या सर्विसेज को कस्टमर को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। मतलब उनसे पैसे लेना और अपने गुड्स या सर्विस को उनको बेचना, उसे बोलते हैं सेल्स। सेल्स हमेशा किसके लिए यूज होती है? गुड्स के लिए। ये कभी भी एसेट्स के लिए यूज नहीं होगा वर्ड। द टर्म सेल इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। मतलब उन्हीं के लिए यूज होगा जिन जो हमने परचेज किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। और ये हम कभी भी एसेट के लिए यूज नहीं करेंगे वर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लोथ डीलर है, क्लोथ डीलर क्या करता है? वो अपने कपड़े बेचता है। जो वो कपड़े बेचता है तो वो उसके लिए क्या होंगे? गुड्स। तो इसके लिए गुड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेल्स। कि उसने सेल्स करी इतने की। बट एट द सेम टाइम अगर वो अपना फर्नीचर बेचने लग जाए या टाइपराइटर बेचने लग जाए, सो वो उस क्लोथ डीलर की सेल्स में कंसिडर नहीं करा जाएगा। वो उसे एज अ नॉर्मली कंसिडर करेगी कि उसने ये अपने एसेट्स बेचे हैं। और सेल्स हमारी दो टाइप की होती है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल। कैश नॉर्मली जब हम कैश पे खरीदते हैं, क्रेडिट सेल जब हम उधार पे खरीदते हैं। सेल्स रिटर्न क्या होती है? जब हमने कुछ सामान खरीदा, नहीं सॉरी, जब हम कुछ सामान अपने कस्टमर्स को बेचते हैं पर उनको पसंद नहीं आया, सो उसे वापस आकर हमारी शॉप पे रिटर्न कर देते हैं। सो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? सेल्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स, सॉरी रिटर्न इनवर्ड्स।